फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केंद्रक, और जिसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं इंग्लिश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोशिकांग है, इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, केंद्रक जो है, नाम से पता चल रहा है केंद्रक यानी केंद्र के बीच में, कोशिका के केंद्र के बीच में स्थित होगा। लेकिन कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र के बीच में यानी मध्य भाग में स्थित होगा। क्योंकि हमने जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़े थे, तब हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें ये परिधि की ओर स्थित रहता है। उसकी जानकारी भी हम आगे लेंगे और विस्तार से। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की और इसके बारे में और वर्णन किसने किया। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने इस केंद्रक की खोज की, यानी इसकी खोज का जो श्रेय है, केंद्रक की खोज का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। और कब खोज की इन्होंने? तो 1831 में इसकी खोज की। अब देखिए, जो केंद्रक है उसकी स्टडी की जाती है, तो विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें इसकी स्टडी की जाती है? तो देखिए, जो केंद्रक का जो अध्ययन किया जाता है, केंद्रक की जो स्टडी की जाती है, वो विज्ञान की शाखा, कौन सी शाखा? कैरियोलॉजी शाखा के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो केंद्रक है, जब हम केंद्रक की संरचना पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं, केंद्रक के अंदर क्या क्या पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो जो केंद्रक के अंदर जो भी मटेरियल है, पदार्थ जो है, उसकी उनकी खोज अलग किन किन ने की, अलग अलग जो भी पदार्थ है उनकी खोज किन किन वैज्ञानिकों ने की, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, केंद्रक के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए है, आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड की जो खोज की थी वो की थी मिक्सचर ने। किसने की थी? मिक्सचर ने की थी। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, जो केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है। तो जो न्यूक्लियोलस है उसकी खोज किसने की? तो देखिए, एक नाम है वैज्ञानिक का, फोंटेना। और उन्होंने किसकी खोज की? न्यूक्लियोलस की खोज की, केंद्रिका की खोज की। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो खोज की वो किसने की? तो एक वैज्ञानिक है स्ट्रासबर्गर। क्या नाम है? स्ट्रासबर्गर। और इन्होंने कब की थी? 1875 में इसकी खोज की थी। जो लेकिन जो क्रोमोसोम नाम है, देखिए, क्रोमोसोम की खोज तो की थी स्ट्रासबर्गर ने, लेकिन इसको क्रोमोसोम जो नाम दिया वो किन्होंने दिया? वो दिया वाल्डेयर नामक एक वैज्ञानिक ने। किन्होंने दिया? वाल्डेयर नामक एक वैज्ञानिक ने। अब यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने इस कोशिकांग, जो कि हम पढ़ रहे हैं केंद्रक, केंद्रक के बारे में कुछ बातें कही, वो देख लेते हैं एक बार। कि पहली लाइन लिखी है यहाँ पर कि हर एक नए केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है। जो पहले उपस्थित केंद्रक है उन्हीं से नए केंद्रक की उत्पत्ति होगी। जैसे ही मान लिया कि ये केंद्रक है तो इसी से जो है वो नए केंद्रक बनेंगे। ये बात किसने कही? तो देखिए, ये जो चीज है, ये जो लाइन है, ये किसने कही? स्ट्रासबर्गर ने कही। किसने कही? स्ट्रासबर्गर ने कही। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अगली लाइन है, अगली जो बात है कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। हमने शुरू में क्या बात की थी? जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो उसकी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होंगी उसका नियंत्रण कौन करेगा? केंद्रक करेगा। लेकिन ये जो बात है वो किस वैज्ञानिक ने कही? तो ये देखिए, ये जो है, ये लाइन जो है वो एक हमरलिंग एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने कही। और किस पर प्रयोग करके कही? तो एक शैवाल है जिसका नाम है एसिटा बुलेरिया नामक एक शैवाल पर इन्होंने प्रयोग करके ये बात कही कि केंद्रक जो है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। चलिए, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक होता है। तो हमने जब इनमें अंतर पढ़े थे तब हमने देखा था कि जो प्रो होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो प्रो शब्द होता है उसका अर्थ होता है आद्य या आदिम या पुराना। तो इसमें जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा? पुराने प्रकार का होगा। किस प्रकार से होगा? कि जो इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसमें जो है वो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ये केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी। जैसे हम देखते हैं कि जो कोशिका है, इस प्रकार की कोई कोशिका है, उसमें केंद्रक उपस्थित है, लेकिन
इसमें ये केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? अनुपस्थित होती है। जब केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है तो इसमें जितना भी मटेरियल होगा, इसमें जितना भी पदार्थ होगा वो क्या आ जाएगा? कोशिका द्रव्य में फैल जाएगा, कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोइड क्या कहा जाएगा? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो देखिए जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका केंद्रक जो है वो पाया जाता है, दोहरी झिल्ली पाई जाएगी, यानी कि उसके अंदर स्पष्ट केंद्रक होगा। और स्पष्ट केंद्रक होगा तो इसका अर्थ है कि जो इसमें जितना भी जो भी पदार्थ होंगे, डीएनए है, क्रोमोसोम है, केंद्रिका है, जितना भी जो भी मटेरियल होगा वो इस केंद्रक झिल्ली के अंदर ही रहेगा, वो इस केंद्रक झिल्ली से बाहर यानी कोशिका द्रव्य में नहीं आएगा। तो ये हमने बात की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की, जो कि हमने पहले ही एक वीडियो बनाकर इसकी चर्चा की है, इसकी क्लास लेकर इन दोनों को स्पष्ट रूप से समझाया है। देखिए जो केंद्रक है वो लगभग सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी लगभग जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनमें उपस्थित रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये कहाँ नहीं पाया जाता है, किन कोशिकाओं में ये अनुपस्थित रहता है। तो देखिए जो स्तनधारी की जो आरबीसी होती है, आरबीसी लाल रक्त कणिका आरबीसी होती है, फ्लोएम की चालनी नलिकाएं, इनके अंदर जो है केंद्रक क्या होगा? अनुपस्थित रहेगा, इनमें नहीं पाया जाएगा। जो स्तनधारी की आरबीसी है और फ्लोएम की कौन सी? चालनी नलिकाएं, इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित रहता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका अपवाद की, इसका अपवाद कौन सा है? तो ऊंट और जो लामा है, कौन है? ऊंट व लामा, इनकी जो आरबीसी होगी उसमें ये केंद्रक जो है वो क्या होगा? उपस्थित होगा, केंद्रक उपस्थित होगा। किसकी आरबीसी में उपस्थित होगा? तो ऊंट और लामा की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक क्या होगा? और उपस्थित रहेगा। अब हम इसकी बात करते हैं साइज की, कि इसकी साइज जो है ये कितने आमाप के होते हैं, इसकी साइज कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है। तो देखिए इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज होती है 5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन, यानी कि ये बड़े आकार के होते हैं। कितनी होगी? 5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन इसकी आकार जो है होगा, आमाप जो है इसका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी शेप, यानी कि इसकी जो आकृति है ये किस आकार के हैं, किस आकृति के हैं। तो इसकी आकृति गोलाकार भी हो सकती है, गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है और लंबवत भी हो सकती है। यानी कि इसकी आकृति जो है वो निश्चित नहीं है, गोल भी हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं और लंबवत भी हो सकते हैं। लेकिन जो WBC है, जिसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और क्या कहा जाता है? सैनिक कणिका भी कहा जाता है, शरीर की सैनिक कणिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर में जितने भी रोगाणु प्रवेश करते हैं उनका ये भक्षण करती है, उनको ये नष्ट करती है। तो जो WBC है इसके अंदर जो इसकी आकृति जो है केंद्रक की वो कैसी होगी? अनिश्चित प्रकार की होगी, इसमें कोई फिक्स नहीं होगी, किसी भी आकार की ये हो सकती है WBC के अंदर इसकी आकृति। अब हम देखते हैं जो रासायनिक संगठन, केंद्रक का रासायनिक संगठन देखते हैं कि इसमें कितना क्या प्रतिशत जो है वो पाया जाता है, किसका कितना भाग पाया जाता है। तो पहले हम देखते हैं प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो कितना होगा? 70% इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए, तो डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो कितना होगा? 10% होगा। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि केंद्रक में डीएनए का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है, तो 10% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिपिड, जो वसा है वो इसमें कितनी होगी? तो ये होती है 3 से 5% इसमें वसा पाई जाती है। आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए वो कितना होगा? 2 से 3% होगा। और इसके अलावा कुछ खनिज लवण उपस्थित होते हैं। जो प्रोटीन है वो कौन कौन से होते हैं? देखिए इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक तो होता है हिस्टोन प्रोटीन और एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एक होगा हिस्टोन प्रोटीन और एक होगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब इसकी अगर संरचना की बात की जाए तो देखिए इसकी संरचना में हम जो मेन चीजें पढ़ने वाले हैं वो 4 चीजें हैं। कौन कौन सी है? पहला हम पढ़ेंगे केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो केंद्रक के द्रव्य को ढके रहती है, इसका एक आवरण बनाती है। केंद्रक झिल्ली जो कि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है तथा यूकैरियोटिक में पाई जाती है। इसे केंद्रक झिल्ली को हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रक द्रव्य, जो भी इसके अंदर जितना भी द्रव्य उपस्थित होगा केंद्रक झिल्ली के अंदर वो केंद्रक द्रव्य होगा और इसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा है केंद्रिका और चौथा है क्रोमेटिन जाल। तो ये इसकी संरचना में हमें चार मुख्य भाग जो है, चार मुख्य पार्ट जो है वो हमें पढ़ने हैं। अब हम पढ़ते हैं जो केंद्रक है उसका पहली जो संरचना हमने बात की थी केंद्रक झिल्ली की, वो एक बार हम देख लेते हैं कि केंद्रक झिल्ली क्या है, कहाँ पाई जाती है, इसके कार्य क्या है वो देख लेते हैं। देखिए केंद्रक झिल्ली जो है उसे न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो केंद्रक झिल्ली है वो केंद्रक पर कहां पर स्थित होगी, जो केंद्रक द्रव्य है उसके चारों ओर स्थित होगी और केंद्रक द्रव्य को बिखरने से रोकेगी। और ये की जो केंद्रक झिल्ली है हमने क्या बात की, केंद्रक झिल्ली जो है केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाएगी। तो ये जो केंद्रक झिल्ली है वो दो इसमें केंद्रक झिल्लियां होती है, केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त ये एक प्रकार का कोशिकांग होता है। तो दो झिल्लियां होती है, दोहरी झिल्ली होती है इसके अंदर। बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है उसे बाह्य झिल्ली कहा जाता है और आंतरिक झिल्ली जो होती है वो अंदर की तरफ स्थित होती है, आंतरिक झिल्ली। जो दोनों झिल्लियां हैं आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली दोनों ही किसकी बनी होगी, लिपोप्रोटीन की बनी होगी, अर्थात लिपिड और प्रोटीन से ये बनी होगी। जो बाह्य झिल्ली होती है उसकी जो मोटाई की बात की जाए, अगर ये जो बाह्य झिल्ली है इसकी मोटाई की अगर बात की जाए तो ये कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रम की ये होती है। जो बाह्य झिल्ली है वो कितनी होगी, 75 एंगस्ट्रम की होगी। और तो जो आंतरिक झिल्ली है वो भी कितनी होगी, 75 एंगस्ट्रम की होगी, इसकी मोटाई भी 75 एंगस्ट्रम ही होगी। देखिए जो बाहरी झिल्ली जो है, ये बाहरी झिल्ली, इसके ऊपर क्या होता है, ER होती है। क्या होती है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होती है, कोशिका का कंकाल बनाती है, कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में स्थित होती है। और ये किससे संलग्न होती है, तो ये किससे संलग्न होगी, केंद्रक झिल्ली, जो कौन सी केंद्रक झिल्ली, बाहर की तरफ जो केंद्रक झिल्ली होती है, बाह्य जो केंद्रक झिल्ली है उससे ये संलग्न होती है। और जो हमने पढ़ा था कि जो ER है वो दो टाइप की होती है, RER और SER। RER जो होगी वो केंद्रक झिल्ली की तरफ होती है और उस पर क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, RER कहा जाता है, खुरदरी अंतःपदवी जालिका कहा जाता है। और खुरदरी अंतःपदवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होने के कारण जो राइबोसोम है वो क्या कार्य करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर जो RER है वो क्या करेगी, RER पर राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे, प्रोटीन उपस्थित होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये दोनों झिल्लियां हैं, आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली, जो दोनों झिल्लियां होती है उनके बीच के स्थान को देखिए, इनके बीच में जो स्थान होता है वो कितना होगा, 15 नैनोमीटर का होगा, 15 nm का इनके बीच में स्थान पाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, परिकेंद्रकीय या पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहा जाता है, परिकेंद्रकीय स्थान कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच के स्थान को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि देखिए जो बाह्य झिल्ली है उससे तो क्या होगी, ER संलग्न होगी, ER लगी होगी, ER पर RER पर राइबोसोम उपस्थित होंगे। लेकिन जो आंतरिक झिल्ली होती है, ये जो आंतरिक झिल्ली है इसमें क्या पाया जाता है, जो आंतरिक झिल्ली है उस पर एक गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर कॉर्टेक्स। ये जो आंतरिक झिल्ली है इस पर न्यूक्लियर कॉर्टेक्स नामक एक पदार्थ पाया जाता है, गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। अब देखते हैं कि ये न्यूक्लियर कॉर्टेक्स जो है वो कार्य क्या करता है, इसका क्या कार्य होता है, ये जो यहाँ पर पाया जाता है वो कार्य क्या करता है। तो देखिए इसके दो कार्य हैं। पहला, क्रोमेटिन तंतु जो है वो इसी न्यूक्लियर कॉर्टेक्स द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए क्रोमेटिन तंतु हमने बनाए हैं जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे विस्तार से। अभी हम देख लेते हैं कि जो ये क्रोमेटिन का जो जाल है वो जाल इसी पदार्थ द्वारा, इसी गाढ़े पदार्थ जो क्या है न्यूक्लियर कॉर्टेक्स है, इसी पदार्थ द्वारा किससे जुड़ा होता है, आंतरिक झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है। क्योंकि न्यूक्लियर जो क्रोमेटिन जाल है वो आंतरिक झिल्ली द्वारा संलग्न रहेगा, जुड़ा रहेगा, लेकिन उसे जुड़े रहने के लिए भी तो किसी पदार्थ की जरूरत है, और वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा, न्यूक्लियर कॉर्टेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो क्या है, ये जो है वो केंद्रक झिल्ली की वृद्धि में सहायता करता है। जो ये आंतरिक झिल्ली होती है इसकी वृद्धि, इसका जो है क्षेत्रफल बढ़ाने में ये सहायता करता है। अब देखिए जो ये केंद्रक झिल्ली है इनमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें अंग्रेजी में पोर भी कहा जाता है।
तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा जो है वो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता है। केंद्रक द्रव्य से जो द्रव्य भरा होगा वो बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाएगा, और जो कोशिका द्रव्य में जो भी पदार्थ होगा वो केंद्रक के अंदर आएगा। तो जो ये छिद्र होते हैं, देखिए केंद्रक जो झिल्ली है उनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो छिद्र होते हैं ये पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं, कि इस तरह से खाली नहीं होते हैं, स्पेस नहीं होता है इनके अंदर। इनके अंदर भी कुछ संरचनाएं पाई जाती है। तो देखिए कि केंद्रक छिद्रों पर न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के बने प्लग उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, प्लग उपस्थित होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, एन्युलस या ब्लेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एन्युलस या ब्लेब कहा जाएगा। इन जो छिद्र हैं, ये जो झिल्ली है, इनके जो छिद्र हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के बने प्लग पाए जाते हैं, और इन प्लग को क्या कहा जाता है, एन्युलस कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, इन्हें ब्लेब कहा जाता है। कार्य क्या करते हैं ये प्लग, ये कार्य करते हैं कि जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य है उन दोनों का जो एक्सचेंज होगा उस पर ये क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी केंद्रक द्रव्य जो है वो बाहर चला जाएगा, कोई भी कोशिका द्रव्य इस केंद्रक के अंदर आ जाएगा। ये उन पर क्या करेंगे, रोक लगाएंगे, ये इनका चयन करेंगे। तो देखिए जो केंद्रक छिद्र, हमने क्या पढ़ा, केंद्रक छिद्र जो कि कहाँ होते हैं, केंद्रक झिल्ली के अंदर होते हैं, और उस केंद्रक छिद्र के अंदर क्या होते हैं, एन्युलस होते हैं। तो ये दोनों को आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कार्य करता है ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये मुक्त साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज पर रोक लगाता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ बाहर चला जाएगा, कोशिका द्रव्य में चला जाएगा, और कोशिका द्रव्य से कोई भी पदार्थ जो है वो केंद्रक द्रव्य या केंद्रक के अंदर आ जाएगा। ये इस पर क्या कराएगा, रोक लगाएगा। देखिए इसकी जो दूसरी संरचना हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, केंद्रक द्रव्य। क्या है, केंद्रक द्रव्य। कहाँ उपस्थित होता है, ये दोनों झिल्लियों के बीच में उपस्थित होता है। दोनों झिल्लियां हैं वो इसको घेरे रहती है, केंद्रक द्रव्य को। सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम है स्ट्रासबर्गर, उन्होंने सबसे पहले इस केंद्रक द्रव्य के बारे में बताया कि ये केंद्रक द्रव्य जो है वो कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। क्या है ये केंद्रक द्रव्य, तो देखिए जो केंद्रक द्रव्य है वो क्या है, कणिकीय पारदर्शी एक द्रव्य है। क्या है, कणिकीय, जिसमें कण उपस्थित होते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उपस्थित होता है इसमें। तो कणिकीय पारदर्शी द्रव्य है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, इस केंद्रक द्रव्य में क्या क्या उपस्थित होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने भी आवश्यक एंजाइम है वो इसमें पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज, लाइकेज, ट्रोपो आइसोमरेज, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, हेलिकेज, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें उपस्थित होते हैं। जब हमने इसका रासायनिक संगठन पढ़ा था तब हमने बात की थी इसमें प्रोटीन होते हैं, और वो दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन से होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा अब हम जो नेक्स्ट इसके बाद केंद्रक द्रव्य के बाद में जो दो नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसी की जो संरचना पढ़ने जा रहे हैं, क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका। दोनों ही जो क्रोमेटिन जाल है और केंद्रिका जो है वो दोनों ही जो है इसमें उपस्थित होती है, केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होती है। जो देखिए तीसरी जो संरचना है इसकी जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है केंद्रिका। कहाँ उपस्थित होती है केंद्रिका, हमने बात की थी कि जो केंद्रिका है वो भी इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर ही उपस्थित रहती है। सबसे पहले बात करें खोज की, क्योंकि खोज इससे जो देखिए कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज किसने की, इसको नाम किसने दिया। तो खोज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसकी खोज की, कि इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए केंद्रिका की जो खोज की थी वो की थी फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने, और कब की थी, तो 1781 में इसकी खोज की थी। लेकिन जो केंद्रिका नाम है वो किसने दिया, तो देखिए केंद्रिका नाम जो है वो बोमन नामक वैज्ञानिक ने दिया। और कब दिया, 1840 में केंद्रिका नाम दिया गया, यानी केंद्रिका का नामकरण किया गया।
अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार का एक कोशिकांग है। तो देखिए ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोश जो केंद्रिका है उसमें झिल्ली जो है वो अनुपस्थित रहती है, केंद्रिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। और कहाँ उपस्थित होगा, हमने बात की कि ये जो है वो केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होती है। बात करें इसकी संख्या की कि इसकी संख्या कितनी होती है, एक केंद्रक या एक कोशिका में इनकी संख्या कितनी होती है। तो देखिए इनकी संख्या जो है सामान्यतः एक केंद्रिका होती है प्रति केंद्रक में, यानी अगर एक केंद्रक है तो उसमें एक ही केंद्रिका जो है वो पाई जाती है सामान्यतः। लेकिन इसका अपवाद है एक प्याज। जो प्याज की जो सेल्स होती है उसके जो केंद्रक होते हैं उसमें एक केंद्रक में कितने केंद्रिका होती है, 4 केंद्रिका, 4 न्यूक्लियोलस उपस्थित रहते हैं। अब जो देखते हैं कि उभयचर जो है, मैमल्स जो है, उभयचर जो है उनकी जो oocytes है, oocytes यानी जननी कोशिकाएं जो हैं उनमें कितनी केंद्रिकाएं उपस्थित होती है, 2000 केंद्रिकाएं प्रति केंद्रक उपस्थित रहती है। यानी कि एक केंद्रक के अंदर कितनी केंद्रिकाएं होंगी, 2000 केंद्रिकाएं उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये केंद्रिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग पाए नहीं जाते हैं, तो केंद्रिका भी क्या होगी, अनुपस्थित होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रिकाएं कोशिका विभाजन के समय विलुप्त हो जाती है। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तब उसमें हम देखेंगे कि जब कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है तो ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। सबसे पहले जो है केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये समसूत्री विभाजन या हम कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन या जिस भी कोशिका विभाजन है उनके अंदर ये अहम भूमिका निभाती है विभाजन के समय। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण कम करने वाली कोशिकाओं में, जो प्रोटीन संश्लेषण कम करेगी, ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रोटीन का निर्माण कम हो रहा है उसमें ये अनुपस्थित रहेगी, उसमें ये नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी, हम देखेंगे इसके कार्य के अंदर कि ये क्या करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करती है और प्रोटीन का राइबोसोम और आरआरएनए का ये निर्माण करती है। क्योंकि राइबोसोम जो है वो आरआरएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं, तो जब ये प्रोटीन का निर्माण करती है केंद्रिकाएं, तो राइबोसोम का जो निर्माण करती है, तो राइबोसोम से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन जब जिस सेल्स में होंगे ही नहीं, उसमें निर्माण ही नहीं होगा, तो उसमें ये राइबोसोम नहीं उपस्थित होंगे, और राइबोसोम उपस्थित नहीं होंगे तो केंद्रिका भी उपस्थित नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रोटीन का संश्लेषण अधिक करती है, जो कोशिकाएं प्रोटीन का संश्लेषण अधिक करती है उनमें इनकी संख्या भी अधिक पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी, क्योंकि ये राइबोसोम का निर्माण करती है और जितना अधिक वो राइबोसोम का निर्माण करेगी उतनी ही अधिक प्रोटीन का निर्माण होगा, और जितना ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होगा इसका अर्थ है कि उसमें केंद्रिकाओं की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। चलिए अब हम इसके संगठन की बात कर लेते हैं कि जो केंद्रिका है उसमें कितना कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो देखिए इसमें जो केंद्रिका जो है इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 85% मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। जो आरएनए होता है वो कितना होता है, 10%, और जो डीएनए होता है वो कितना होता है, 5% डीएनए पाया जाता है। जबकि हमने केंद्रक में क्या देखा था कि जो डीएनए है उसकी मात्रा कितनी होती है, 10% होती है, और जो केंद्रिका है उसमें डीएनए की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 5% डीएनए की मात्रा होती है। अब हम इसकी संरचना की बात करें तो देखिए इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो इसकी संरचना में जो आरएनए का जो भाग होता है उसे कहा जाता है पार्ट्स फाइब्रोसा कहा जाता है, यानी कि जो पार्ट्स फाइब्रोसा है वो आरएनए का बना होता है। जो पार्ट्स क्रोमोनिमा है वो डीएनए का बना होता है, इसमें डीएनए होता है। और जो पार्ट्स अमोर्फा है वो इसका मैट्रिक्स बनाता है, क्या बनाता है, मैट्रिक्स बनाता है। और जो पार्ट्स ग्रेन्युलोसा है वो इसका क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, यानी प्रोटीन जो होगा वो इसमें किस रूप में होगा, पार्ट्स ग्रेन्युलोसा के फॉर्म में उपस्थित होगा। अब हम बात करते हैं इसके कार्य की, तो हमने पहले ही देखा था कि इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है राइबोसोम का संश्लेषण करना। क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण करना। और राइबोसोम क्या करेंगे, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और राइबोसोम जो है वो किसके बने होते हैं, आरआरएनए के बने होते हैं, यानी कि आरआरएनए का भी निर्माण करती है।
तो देखिए जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि ये उन्हीं कोशिकाओं में पाया जाएगा जिनमें प्रोटीन का निर्माण होता है और जिनमें जो है राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसीलिए हमने पहले बात की थी कि जिसमें प्रोटीन का निर्माण सर्वाधिक होगा उसमें इनकी संख्या भी क्या होगी, सर्वाधिक होगी, और जिनमें प्रोटीन का निर्माण बहुत कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है उनमें इनकी संख्या जो है वो नहीं होती, बिल्कुल भी ये अनुपस्थित होते हैं इसके अंदर। तो ये हमने बात की केंद्रिका कि जो है केंद्रिका का कार्य क्या होता है, इसका संगठन क्या होता है, इसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं। देखिए अब हम केंद्रक की एक जो लास्ट संरचना बनी है बची है क्रोमेटिन जाल, वो पढ़ लेते हैं कि क्रोमेटिन जाल क्या होता है। इस केंद्रक में ये जो धागे समान इस प्रकार से ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है क्रोमेटिन जाल। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन जाल। बात करते हैं कि क्रोमेटिन जाल जो है वो किसका बना है। तो देखिए क्रोमेटिन जाल डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जो क्रोमेटिन जाल होगा वो किसका बना होगा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होगा। डीएनए की बात करें तो देखिए डीएनए क्या है? ये एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें क्या उपस्थित होती है डीएनए में? डीएनए में होती है जीन। क्या होती है? जीन। ये जीन क्या कार्य करती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण करती है, पैतृक लक्षणों को स्थानांतरित करती है, जो कि कहाँ उपस्थित होती है? डीएनए के अंदर। और डीएनए से ही क्या बना है? क्रोमेटिन जाल बना है। यानी कि ये क्या कार्य करेगा? पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करेगा। सबसे पहले क्रोमेटिन जाल जो शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, या किसने सबसे पहले ये शब्द जो है वो दिया था, या किसने ये नाम रखा था? तो एक वैज्ञानिक हुए फ्लेमिंग, इन्होंने सबसे पहले जो है क्रोमेटिन जाल शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो क्रोमेटिन जाल है वो किस प्रकृति के होते हैं। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेस नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के ये होते हैं। जो क्रोमेटिन जाल है वो किसके बने होते हैं? तो ये क्रोमेटिन जाल क्रोमेटिन धागों से बने होते हैं। किसके बने होंगे? क्रोमेटिन धागों के बने होते हैं। और इन क्रोमेटिन धागों को क्षारीय अभिरंजक जो कि फ्यूजन स्टेन से अभिरंजित किया जा सकता है। एक क्षारीय अभिरंजक है फ्यूजन स्टेन, इससे क्रोमेटिन धागों को अभिरंजन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो क्रोमेटिन जाल है, जो इस प्रकार का जाल बिखरा होता है केंद्रक के अंदर, और ये जो जाल है वो किससे जुड़ा होता है? ये आंतरिक झिल्ली से जुड़ा होता है। और आंतरिक झिल्ली के अंदर हमने पढ़ा था कि एक गाढ़ा द्रव पाया जाता है जिसे लेमिन प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन से ये जाल जो है वो आंतरिक झिल्ली द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये जो जाल है वो क्या करता है कि जब कोशिका विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री जिस भी प्रकार का विभाजन होगा, उसके अंदर ये जाल जो है वो पास पास आएंगे, संघनित होंगे, पास पास आकर क्या करेंगे? ये गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? इस प्रकार से गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। ये क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय पास पास आकर किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए कि एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है हिट्ज। क्या नाम है? हिट्ज। इन्होंने इस क्रोमेटिन जाल को अभिरंजित किया और अभिरंजन करने पर यह पाया कि जो क्रोमेटिन जाल है, जो क्रोमेटिन धागे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? यूक्रोमेटिन और नेक्स्ट है दूसरा जो है वो हेटेरोक्रोमेटिन। अब बात करते हैं कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन जो है दोनों में विभिन्नता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए जो यूक्रोमेटिन है वो कैसे होते हैं? हल्के अभिरंजित। क्योंकि हमने क्या कहा कि ये जो है फ्यूजन स्टेन से अभिरंजित किए जा सकते हैं। तो क्रोमेटिन का वह भाग जो हल्का अभिरंजित होगा उसे क्या कहा जाएगा? यूक्रोमेटिन कहा जाएगा। और क्रोमेटिन का वह भाग जो गहरा अभिरंजित होगा, किससे? फ्यूजन स्टेन से गहरा अभिरंजित होगा, उसे क्या कहा जाएगा? हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी स्थिति के बारे में कि ये जो है वो कहाँ स्थित होते हैं। तो यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो केंद्र भाग में स्थित होते हैं। कहाँ होंगे? केंद्र भाग में, मध्य में स्थित होंगे। और जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं वो परिधि की ओर स्थित होते हैं, यानी कि इनकी जो झिल्लियां हैं उनकी तरफ ये स्थित होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यूक्रोमेटिन है वो आनुवंशिक और उपापचय रूप से सक्रिय होते हैं। ये आनुवंशिक और उपापचय मेटाबॉलिक रिएक्शन के रूप से जो ये है वो सक्रिय होंगे। और ये कैसे होंगे? आनुवंशिक और उपापचय रूप से ये अक्रिय होंगे। यूक्रोमेटिन अनुलेखन में भाग लेते हैं, ये अनुलेखन की क्रिया में भाग लेंगे
और जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो अनुलेखन की क्रिया में कोई भाग नहीं लेंगे, किसी प्रकार का कोई ये भाग नहीं लेंगे। देखिए नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि जो क्रोमेटिन जाल है वो क्या कार्य करता है। तो हमने बात की कि क्रोमेटिन जाल जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, अर्थात ये डीएनए क्या है, ये आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है, स्थानांतरण करने का कार्य करता है। इसका अर्थ क्रोमेटिन जाल भी क्या करेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जो है वो स्थानांतरण करेगा। तो ये हमने बात की क्रोमेटिन जाल की। इस प्रकार से हमने 4 इसकी संरचनाएं पढ़ ली है। क्या कौन कौन सी संरचना पढ़ी हमने, केंद्रक झिल्ली को पढ़ा हमने, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका को हमने स्टडी किया है। तो ये इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम इसके केंद्रक के कार्य पढ़ लेते हैं कि केंद्रक जो है, जो कि कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, इसके क्या क्या कार्य है। तो देखिए सबसे पहला जो कार्य है वो है कि ये कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था उसी टाइम हमने ये पढ़ा था कि जो केंद्रक है उसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है, यानी कि ये कोशिकाओं के अंदर जितनी भी क्रियाएं होगी उनका क्या करेगा, ये नियंत्रण करेगा। यानी कौन कौन सी क्रियाएं, उपापचय जितनी भी क्रियाएं होती है उन पर ये क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो है आनुवंशिक सूचना का संग्रहण व स्थानांतरण करता है। हमने पढ़ा क्रोमेटिन जाल जो है किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और हमने बात की कि जो डीएनए है उसमें क्या होती है, जीन उपस्थित होती है, और जीन क्या करती है, पदार्थों को जीन जो है वो क्या करेगी, पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। तो ये क्या करेगी, ये इसका कार्य क्या हो जाएगा, क्योंकि जीन जो है वो डीएनए में उपस्थित है और डीएनए कहाँ है, क्रोमेटिन जाल में, और क्रोमेटिन जाल जो है वो किसमें है, केंद्रक में। तो यानी कि केंद्रक का कार्य क्या हो जाएगा, ये आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित भी करेगा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का भी कार्य करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि केंद्रक विभाजन कोशिका विभाजन की पहला चरण है। हम पढ़ेंगे जब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन जब पढ़ेंगे, कोशिका के विभाजन के प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो कोशिका होती है उसमें सबसे पहले जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें सबसे पहले जो केंद्रक है वो विभाजित होकर 2 केंद्रक बना लेता है, 2 केंद्रक ये बना लेता है। उसके बाद में जो है वो केंद्रक जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन होता है तथा फिर कोशिका झिल्ली जो है वो आपस में टूटकर 2 कोशिकाएं बना देती है। तो यहाँ पर जब कोशिका विभाजन होगा तो सबसे पहले विभाजन किसका होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। किसका होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के आरएनए का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है, केंद्रक के अंदर ही होता है। जितने भी आरआरएनए या आरएनए जो होंगे, एमआरएनए हैं, जितने भी आरएनए हैं उनका निर्माण कहाँ होगा, केंद्रक में होगा। तो आज हमने केंद्रक को कंप्लीट किया है, इस कोशिकांग को पूरा पढ़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है ये। आज की क्लास यही तक, थैंक यू।